नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, उनको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर देखा होगा आपने कि खासकर ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाई जो होती है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं आती है एक बच्ची को पढ़ने के लिए। लेकिन जो मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रीना, माफ करिएगा, डॉक्टर रेनू देवी इस वक्त मौजूद, जिन्होंने नए आयाम स्थापित किए और गांव गांव जाकर उन्होंने लोगों को जोड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रेनू देवी जी हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपको जो चयनित आप की गई हैं और आपको जल्द ही एक पुरस्कार मिलने वाला है, 2019 राज्य अध्यापक पुरस्कार। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपको उम्मीद थी कि जो आपने मेहनत की, जो आपने परिश्रम किया, हालांकि आपने समाज सेवा के तौर पर किया, आपको इतना बड़ा पुरस्कार से नवाजा जाएगा? राज्य पुरस्कार के लिए कहें या स्पेशली किसी अन्य पुरस्कार के लिए कहें कि कार्य मेरा किसी भी पुरस्कार के लिए नहीं होता। ये तो बीच में एक पड़ाव है, मेरे कार्यों को ऊर्जा देने के लिए है बस। मेरा मंजिल मेरी पुरस्कार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पुरस्कार बीच में एक प्रोत्साहन का काम करते हैं तो और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम करते हैं, तो यदि सभी ने मुझे इसके लिए चयनित किया है तो डिजर्विंग मैं होंगी, तभी मैं चयनित हुई हूँ जी। अच्छा, शुरू से लेकर अब तक बात करें, आपकी शादी को 15 साल हो गए हैं और आप शुरू से ही सबसे पहले तो आपकी बात करेंगे, आप मेधावी रही हैं, ब्रिलियंट आप रही हैं। स्कूलिंग में भी आपने काफी मतलब देखेंगे तो आपने काफी कुछ हासिल किया है। कॉम्पिटिशन्स हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, उसके बाद जो ये सिलसिला वो लगातार जारी रहा। 2018 में भी आपको उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान मिला, 2017 में आपको जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। तो शुरू से लेकर अब तक का सफर पहले आप अपने बारे में बताएं। जी। यदि मैं शुरू से बात करूं तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी प्रकार के विद्यालयों से प्रारंभ हुई है और आज जब मैं एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखती हूँ तो मैं उन बच्चों से कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम जो एज ए शिक्षक हैं तो एक कनेक्टिविटी, एक सामाजिक समुदाय से हम लोगों की अगर हो जाती है तो वो एक कड़ी बन जाती है। और विद्यालय का विकास हो या किसी भी चीज का विकास हो, जब एक मिलकर के कार्य किया जाता है तो बहुत मतलब उसमें अलग ही जो आता है एकदम से, तो वो सब अलग से ही दिखाई देने लगता है कार्य। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा के बाद में मैंने 10th जो था वो पीवीएस कन्या इंटर कॉलेज मोदीनगर से किया और मोदीनगर से करने के बाद में उसमें हम लोगों में जो 10th में टॉप किया और उसके बाद में स्कॉलरशिप पाई। स्कॉलरशिप के बाद में भी मतलब हमारे यहाँ पर भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो थोड़ी थी इस तरह से बाउंडेशंस होती हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लेकिन हमारे माता पिता ने इन चीजों को दरकिनार करते हुए मेरी स्पेशली मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और आगे पढ़ने के लिए हमेशा मेरा सपोर्ट किया। एक्चुअली बीए में भी बिल्कुल मना हो गया था कि बस इतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन मम्मी ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ने दो, क्योंकि मुझे पढ़ने का शुरू से ही शौक रहा है। मुझे पता नहीं क्यों एक लगन ये रहती है कि जब ससुराल में शादी के लिए भी कोई रिश्ता आता था तो मैं साइड से ही बोलती थी कि मम्मी प्लीज ये जरूर पूछ लीजिएगा कि वो आगे पढ़ा देंगे क्या। और लकीली मैं आपको बताऊं कि सब लोग कह देते हैं कि हाँ पढ़ा देंगे, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया। मैंने एमए की थी बिफोर मैरिज और उसके बाद में शादी के बाद मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की। मेरा शादी के तुरंत बाद ही बीएड में नंबर आ गया था। तो उसके बाद में मैंने बीएड की कंप्लीट और फिर उसके बाद में मैंने पीएचडी भी यहीं से की अपने ससुराल से। तो मेरे फैमिली का सपोर्ट, अगर मेरे ससुराल वालों का और मेरी मायके साइड का मेरा सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती और मैं आज जो ईश्वर ने मुझे ये जो उपलब्धि दी है ये भी शायद मेरे हाथ में ना होती। तो आपके ससुराल ने, खास करके आपके हस्बैंड, आपकी सास ने पूरा सपोर्ट किया और आपकी जो माता जी हैं, आपके मायका भी लगातार आपके साथ रहा शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे कि आपको लगातार बढ़ावा मिले, जो कि क्योंकि आपकी काफी लगन थी और आपकी काफी इच्छा भी थी कि लगातार आप स्टडी करती रहें।
जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं एक अपना नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। मेरी जो जीडीएम की प्रिंसिपल हैं हमारी डॉक्टर रीता बख्शी, और मेरे जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया डॉक्टर महेश चंद शर्मा, प्रोफेसर ऑफ एमएम कॉलेज, जो वो डीलिट हैं। वो उनका सपोर्ट मुझे पुत्रीवत रहा है। वो आज भी मेरे टच में है और मुझे पुत्रीवत मानते हैं, और आज मेरी इस सफलता पर उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी है। मैंने भरने से पहले भी उन्हें नहीं बताया था, क्योंकि केवल भरना ही था। मैं सोच रही थी कि भाई चलिए, अगर सफलता मिलेगी, मतलब सफलता मिलेगी तभी बताऊंगी, उनको ये खुशी दूंगी। तो जब उसके बाद में मैंने बोला, उनको बताया ये चीज, तो इतना खुश हुए हैं, इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जब मुझे वहां से लखनऊ से मिलेगा तो मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊंगी और उनके चरणों में रखूंगी, क्योंकि ये उनका ही आशीर्वाद है। तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। चौधरी आदेश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उन्होंने कमेंट किया है आपके लिए रेणु जी, बहुत बहुत बधाई। और वीरेंद्र कुमार तोमर भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा ग्रेट वर्क और वेरी नाइस डॉक्टर रेणु जी। और लगातार कमेंट आ रहे हैं। लोकेश कुमार ने भी कमेंट किया है, गुड वर्क लिखा है उन्होंने। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं वो नीचे कमेंट करिए, जिससे कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो हम सबके सामने रखें। रेणु जी, 10th में भी आपने टॉप किया था, 12th में भी आपने टॉप किया था। जी, जी। और जब मेरे मम्मी-पापा स्कूल में जाते हैं, या हम कभी अभी बीच में बाद में गए, उसके बाद में, शादी के बाद में, या फिर अब जैसे हम जब जा रहे हैं कभी मिलने के लिए, जाते रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पर बुलाते हैं, "अरे! इनको नहीं पहचाना, ये तो हमारी टॉपर रही हैं।" मतलब आज अच्छा लगता है कि हमारे जो पहले वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं आज भी, तो मतलब वो हमें इस नाम से बुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी देखें तो जो खासकर कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो बच्चियां हैं, जो जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर उनके जो पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनको दूसरे कामों में उलझा देते हैं और वो कहीं ना कहीं शिक्षा से, अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं। तो ऐसे में आप किस तरह कार्य कर रही हैं एक सामाजिक, क्योंकि देखें तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, ऐसे में समाज की एक अलग चुनौती है, उसको आप किस तरह टैकल करती हैं? जो समाज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस विभाग में स्पेशली जो हम लोगों को जो अज्ञानता है, मतलब जो जानकारी नहीं है, वो हम लोगों को पीछे करती है, इन लोगों को पीछे करती है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स कहेंगे हम। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि जब इन्हें महत्व ही नहीं पता चलेगा किसी चीज़ का, तो ये कैसे करेंगे, कैसे अपनी भलाई सोचेंगे। तो उसके लिए मैंने स्पेशली मैं घर-घर गई, और क्योंकि देखिए, एक महिला आसानी से एक महिला के मन की बात समझती है। तो मैंने महिलाओं को प्रेरित किया, और उन्हें लगता था कि भई ये तो पढ़ी लिखी हैं, ये हमसे कहाँ बातें करेंगी। जो मुझे ऐसा लगा, उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे पास भी नहीं, मैडम जी आओ, अलग से कुर्सी डाली, इस टाइप से मुझे ट्रीट करना शुरू किया स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैंने मैं आपकी जैसी ही हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं उनकी खाट पर उनके साथ बैठी, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी पिया, उन्होंने चाय बनाई, मुझे चाय पी, तब वो थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हुई। उनके परिवेश की भाषा में उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी समस्याओं को उनके साथ बाँटने की कोशिश की, साझा करने की कोशिश की, उनके मन की बात की सुनी। तो वो मुझसे कनेक्ट हुई, और कनेक्ट होने के बाद में आज ऐसा रिश्ता बन गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझसे हर जो परेशानी होती है वो आज शेयर करती हैं, और मैंने उनको यही चीज़, और मैंने यही उनको बताया कि स्पेशली कि आप अगर एकजुट हो जाओगी तो आप शक्ति बन जाओगी। और इसीलिए मैंने उसका नाम, अपनी जो भी मेरी सक्रिय महिलाएं हैं, मैंने उनका नाम महिला शक्ति टीम रखा। और वो धरातल पर मेरी सहायता करती हैं, हमारे विद्यालय की पूरी सहायता करती हैं। चाहे वो बच्चियों को स्कूल तक नामांकित कराने की बात हो, चाहे विद्यालय 3 किलोमीटर हाईवे पार करके, रेलवे क्रॉसिंग पार करके आने तक की बात हो, उसमें भी वो सहयोग करती हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सहयोग रहता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमें तैयार करने की, जो हम और तैयारी करते हैं, तो उन्हें तैयार करने में भी वो हेल्प की उन्होंने। अगर मैं इस बार के उसकी फंक्शन की आपको फोटो भेजूं, तो आप मानेंगे कि किसी प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर से वो तैयार होकर के आए बच्चे, इतना अच्छा उन्होंने सहयोग किया। साथ ही साथ उनकी यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए किया कि जो महिलाएं सिलाई करने जानती हैं, उन्होंने, मैंने कहा कि भाई मुझे इस तरह के बच्चों के लिए ड्रेस चाहिए, तो तुरंत उन्होंने एक रात में वो ड्रेस बना करके तैयार करके दी। मैडम क्यों चिंता करती हो, हम है तो सही। तुरंत उन्होंने ये कार्य किया, तो मुझे बहुत खुशी है। और शक्ति टीम मैंने गलत नहीं रखा। जब मिल जाती है नारी, तो वो शक्ति ही बन जाती है। बिल्कुल। और
बिल्कुल। इसके साथ साथ बात करेंगे कि आपको कभी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, विजिट किया लगातार, तो कभी समाज की मेंटेलिटी या विचारधारा का विरोध भी आपको झेलना पड़ा, और इसी के साथ स्किल्स पर आपने किस तरह से काम किया उस पर बात करेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं, पहले वो ले लेते हैं। जैसे कि लोकेश कुमार ने कमेंट किया है, गुड वर्क। आशीष अग्रवाल हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। विशाल कुमार ने कहा ग्रेट जॉब मैम, वी ऑल प्राउड। और गजेंद्र त्यागी ने किया है। हर्ष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल ने किया है। और इसी के साथ आकाश वशिष्ठ ने भी कमेंट किया है। आपके एक रिलेटिव हैं अनुभा अग्रवाल, उन्होंने भी आपके लिए बहुत अच्छा कमेंट किया है। दीपक सिंगल ने कमेंट थैंक यू। किया। अनुज अनुज शर्मा, आकाश वशिष्ठ और सिकंदर खान, तो सभी लोगों ने कमेंट किया, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी लोगों के जो कमेंट है वो स्क्रीन पर शो भी हो, और आप सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जुड़े हैं, आप सभी लोग नीचे कमेंट करते रहें और अपनी राय रखते रहें। जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे रेणु जी कि आखिर किस तरह, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप जब विजिट के लिए गई या किसी को समझाने के लिए गई, तो आपको उनकी विचारधारा का, मतलब उनके विरोध का आपको सामना करना पड़ा? बहुत बिल्कुल, इसमें ये कोई झूठ नहीं है कि जब हम कोई नया कार्य या कुछ शुरू करते हैं तो हमें उसका विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो ये झूठ होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जॉब शुरू की थी बेसिक में, तो मुझे इस प्रकार के कमेंट सुनने को मिलते थे, अरे देखो मैडम जा रही हैं, ऐसे अनार पढ़ाने के 60,000 ले जाती हैं, करती क्या हैं। ये इस प्रकार के कमेंट्स मुझे बहुत पिंच करते थे। मैं ये सोचती थी कि ऐसा ही क्यों कह जाते हैं, ये हमारी मेहनत क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इन चीजों ने मुझे अंदर तक कहा कि शायद हम लोगों के बीच में एक दूरी है, जिसने मुझे ये प्रेरित किया कि पहले इनके ये ऐसा सोचते क्यों हैं, या तो इन तक हमारा प्रयास पहुंच नहीं रहा है। ये हो सकता है कि जब तक हमें कोई जानेगा नहीं, हमारे प्रयासों को नहीं देखेगा, वो कैसे मानेगा कि हमने कोई प्रयास किया है। तो जब हमने फिर ये सारी बातें शुरू की कि कनेक्ट होना, कि आज मैं आपको बताऊं, फिर हम जब जाने लगे, गांव में जाने लगे, इस प्रकार बातें करने लगी उनके बच्चों से, उनके पास बैठ करके उनकी बातें, सारी समस्याएं सुनी, महिलाओं को अपने विद्यालय में बुलाया, उनको सारी चीजें दिखाई कि देखिए ये चीजें, सुविधाएं आपके विद्यालय के थ्रू दी जाती हैं, आपको सरकार के द्वारा दी जा रही है, और इनका ये लाभ है। तो महिलाओं ने शुरुआत की, और देखिए मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि जो एक महिला है वो पूरे घर की कड़ी होती है, एक स्तंभ होती है। तो अगर वो जागरूक हो जाएगी किसी चीज के प्रति, तो मुझे लगता है वो हस्बैंड को भी जागरूक करती है और अपने बच्चों को भी करती है वो। और तो इसका शिक्षा भी देखें, और एजुकेशन जो है, बिल्कुल एजुकेशन वो देश की नींव है, तो ऐसे में ये दोनों चीजें पहले करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये कमेंट मुझे पेरेंट्स की ओर से मिलता है कि मैडम मैंने तो बहुत शिक्षक देख लिए, हमने बहुत शिक्षक देख लिए, बेसिक में कोई इतनी मेहनत नहीं करता, आप कैसे इतनी मेहनत कर लेती हो। तो मतलब वो नकारात्मक सोच और आज ये पॉजिटिव सोच, मतलब मुझे लगता है कि यदि प्रयास उनके साथ साझा भी किए जाएं, उनको उन प्रयासों में इन्वॉल्व किया जाए, तो हमारे प्रयास दिखाई भी देंगे और हमें उन कठिनाइयों में सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। और हापुड़ की संजय विहार कॉलोनी से हैं डॉक्टर रेणु देवी, जिसका का कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपका सवाल जरूर कोशिश करेंगे कि रेणु जी से पूछें। रेणु जी, अगर मैं पूछूं तो आप आखिर, जैसे आप जब जाती थी गांव में, पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे फिर शहरी क्षेत्रों में आएंगे, तो वहां पर ऐसा कभी होता था कि बच्चियां जो है पढ़ना चाहती हो लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना किया उनको? हाँ, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि अरे मैडम जी पैसे नहीं हैं, और कॉपी कहाँ से लाएं, और बहुत सारी चीजें नए नए बहाने कि भैया सबसे पहले क्या बंदा उगरा है, ये सारी समस्याएं जो उनकी स्थानीय समस्याएं होती हैं। और सबसे पहले वो सोचते हैं उसके लिए कि भाई स्कूल जाने से अच्छा है 400 रुपए की बोरी का या बंदे का, इस हिसाब का, तो वो उनमें लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके लिए मैंने विशेष रूप से उन बच्चियों को जो बहुत होशियार उनमें से थी, तो मैंने उन बच्चियों को कुछ क्रिएटिव करने के लिए दिया, और उनको कुछ सपने दिखाने शुरू किए कि आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकती हो। और उन्होंने इस चीज में प्रतिभाग किया, और आज मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के समय में भी एक प्रतियोगिता चल रही है, नई मेरी उड़ान, वो बच्चों के लिए ही है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है। और उस ऑनलाइन प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो घर पर कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, 3 टॉपिक दिए जाते हैं। उस टॉपिक में तो एक बच्चे का स्पेशली स्कूल आकर के मास्क लगा के, स्पेशली क्योंकि पता है उसे कोरोना का डर है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो स्पेशली मास्क लगा करके वो स्कूल में आई, और उसने कहा मैम मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब मेरे घर पे कोई सामान नहीं है, मैं किस चीज से प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करूं, मैं करना चाहती हूँ बस,
आप मुझे सारी आप जो मुझे किसी के थ्रू जैसा वो पता लग जाता है और बच्चों के थ्रू कि आपने ये काम भेजा है, मैंने सारा काम किया हुआ है। और उस दिन वो अपनी सारी कॉपी जो जो काम मैंने उसको दिया था वो सब काम करके लेकर आई। और उसने फिर मैंने उसको स्कूल से सारा सामान दिया। खुशी नाम की लड़की है वो। और पेरेंट्स का उसे इतना सपोर्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं फ्रैंकली। तो उसने स्कूल में आकर के वो 3 दिन में 3 किलोमीटर चल के वो डेली आती लड़की, और वहां उसने बैठ करके वो सारी चीजें बनाई हैं खुद। और उसका जो प्रोजेक्ट बना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उसे राज्य स्तर की वो पुरस्कार प्रतियोगिता में वो अवश्य विनर हो, क्योंकि मेरी तरफ से वो विनर है। अगर वो वहां पे भी विनर नहीं होगी तो उसे मैं अपनी तरफ से प्राइज दूंगी। उसने इतना अच्छा बिल्कुल, बनाया। ये मोटिवेशन जो आप कर रही हैं बहुत ही बिल्कुल, ये मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। अच्छा, आप क्या अक्सर प्रारंभिक शिक्षा के लिए छात्रों को प्रेरित करती हैं, उसके बाद भी आप उनको लगातार मोटिवेट करती रहती हैं? ये प्रारंभिक शिक्षा जो होती है नींव होती है। प्रारंभिक शिक्षा मैं शुरू से ही, मेरे लिए कोई भी बच्चा अलग नहीं है कि मेरी क्लास के बच्चे हैं तो मैं उनको ही प्रेफर करूंगी। मेरे लिए पूरा स्कूल, हम पूरे को एक सबको एक क्लास समझते हैं। और इसीलिए हमने, क्योंकि हमारा कई बार विद्यालय एकल भी हो गया है बहुत समय के लिए, जैसे ही अचानक से हमारे पहले 2 टीचर्स का ट्रांसफर हो गया तो इसकी वजह से वो एकल रहा। मैं और मेरी एक शिक्षा मित्र श्रीमती अंजू त्यागी वहां रही। तो हमने इस प्रकार एक शुरू किया कि गांव में अगर किसी कार्य के लिए जाना है तो मैं अपनी स्कूटी लेकर के जाती और वो विद्यालय को देखती। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया, और वहां जाकर के हमने नामांकन चौपाल लगाई, इस प्रकार टीचर उनको मोटिवेट किया। और दूसरी बात, जब बात करें अगर प्रारंभिक शिक्षा की, तो हमने 3 साल से एक दैनिक श्याम पट्टकार्य है, यानी प्रार्थना स्थल को ही हमने एक अपना कक्षा बना लिया। क्योंकि हम हर क्लास में अलग अलग सिर्फ बोर्ड पे काम देना नहीं होता कि वे केवल उतार लें वो, तो हमने उनको व्यावहारिक शिक्षा देनी शुरू की। वहीं 1 घंटे की असेंबली हम लोग करते हैं, और उस असेंबली में एक सुविचार बोला जाता है, साथ में एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पढ़ा जाता है, और एक शब्द हम लोग रोज प्रैक्टिस कराते हैं ताकि उनकी वोकेबलरी बढ़े, उनके शब्दकोश में वृद्धि हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये कार्य आरंभ किया, और इसका परिणाम इतना सकारात्मक रहा है कि बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता, यानी अब कोई टॉपिक अगर हम उनसे घर की बात करें तो वो घर की सारी बातें माइक पर बोल करके बताते हैं। और आश्चर्य होगा अगर आप विद्यालय की विजिट करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी, चाहे वो गलत बोलें, लेकिन माइक पकड़ के वो बोलने का उनका मन करता है। अब जो बच्चे हेजिटेट करते हैं कि कोई सवाल का जवाब देना कि उठो खड़े हो, तो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इससे इतनी सफलता मिली है कि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करने लगा है बहुत। तो हम लोगों ने प्रार्थना सभा को ही क्लास बना दिया ताकि किसी का सेपरेशन होकर के नुकसान ना हो। बस ये छोटे छोटे से प्रयास हैं जी। बिल्कुल, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, कारगर साबित होंगे। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और इसी के साथ अगर देखें तो स्किल्स पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जोर दे रहे हैं कि स्किल्स पे भी काफी ज्यादा जोर दिया जाए, जिससे कि जो छात्र उनमें स्किल्स की कमी ना रहे। क्योंकि एक ज्ञान होना अच्छी बात है, और उसके साथ एक ट्रेनिंग होना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या उस पर भी आप फोकस कर रही हैं अभी से? बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोकस हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, अगर कोई उसे पहचाने तो। मतलब बच्चे जिन कामों को हमारे बच्चे जो हैं, वो बहुत मुश्किल समझते हैं, बहुत कर नहीं पाते हैं, हार मान लेते हैं, बच्चे उनको बड़ा ईज़िली करके आते हैं। मैं देखती हूँ कि कक्षा 4 और 5 की लड़कियाँ घर का सारा काम कर लेती हैं। इवन कढ़ाई, सिलाई, बुनाई में भी वो पारंगत हो जाती हैं अपनी मतलब, क्योंकि 5वीं के बाद ही या छठी के बाद ही उनके घर वाले उनकी शादी के लिए उनकी मेंटली प्रिपेयर करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि घर के काम हमें ज्यादा आने चाहिए। तो इस बीच मैंने उनको देखा है कि वो उनमें इतना टैलेंट है कि अगर उसे स्पेस दिया जाए तो वो एक मतलब एक बहुत बड़ी कोई अपना रोजगार वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। तो उस पर भी मैंने फोकस किया और बच्चों को मोटिवेट किया, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो सिलाई कढ़ाई ये सब चीजें लगातार अपने करती रहें। बिल्कुल, और क्योंकि बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, और ये महिला सशक्तिकरण की और एक और कदम है जो आप उठा रही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। रेणु जी, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात हमने बहुत की, लेकिन थोड़ा शहरी क्षेत्र के बारे में बता दीजिए कि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में किस तरह का रेस्पॉन्स है? किस बारे में?
मतलब यही कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि सभी लड़कियां जाती हैं, अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए कि 12th के बाद कभी ऐसा आपने सुना हो कि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया एजुकेशन के लिए कि अब शादी करनी है बस? नहीं, मुझे लगता है कि अब तो ज़्यादातर पेरेंट्स जितनी अवेयरनेस हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग चला रहे हैं, तो क्योंकि मेरा खुद का अनुभव शुरू का रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि अब बहुत अवेयरनेस हो चुकी है और महिलाओं को पढ़ाई के से तो कोई नहीं रोकेगा। हमारे घर में स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन के लिए काफ़ी मोटिवेट किया जाता है और मेरे आस-पास भी ऐसा माहौल है कि लड़कियों को उनकी उपलब्धियों पर प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर एक चीज देखें, आपने संस्कृत में पीएचडी भी की है, डॉक्टर रेणु जी, देवी ने संस्कृत में पीएचडी किया है, लेकिन संस्कृत में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो संस्कृत स्कूलिंग जब होती है उनकी 10th के बाद या 8th क्लास के बाद हद से 10th क्लास तक अपने पास संस्कृत वो लोग रखते हैं छात्र। जी। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भी आप कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत ही देखें तो बहुत अच्छी भाषा है संस्कृत। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है क्योंकि मुझे प्रिय है और प्रिय इसलिए बना क्योंकि मुझे मेरी संस्कृत की मैम बहुत प्रिय थी और उनकी प्रेरणा इतनी रही कि मुझे संस्कृत से प्रेम हो गया और इसलिए जबकि मैंने 10th में जो मेरी ग्रेजुएशन थी उसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी इंग्लिश में और मैं संस्कृत लेने के लिए गई, संस्कृत में मेरे मार्क्स उससे कम थे, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि अरे आपकी संस्कृत में से ज्यादा तो इंग्लिश में है, तो बेटा इंग्लिश क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैंने कहा कि सब लोग जिस राह पर सब लोग जाएंगे मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मुझे संस्कृत प्रिय है और संस्कृत कम लोग ले रहे हैं, तो मैं विशेष करना चाहती हूँ कुछ, इसलिए मैंने संस्कृत ली। तो मुझे लगता है कि कोई भी भाषा का चयन यदि बच्चे कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक टीचर का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो ऐसे दिल से पढ़ाओ कि बच्चों को उससे प्रेम हो जाए। तो मैं यही चाहूंगी और इसी तरीके से मैं संस्कृत पढ़ाती भी हूँ अपनी कक्षा में, टीएलएम के माध्यम से पढ़ाती हूँ और बच्चों को आम भाषा में जो वार्तालाप है, जैसे बच्चे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इस तरह से करते हैं, तो आज संस्कृत में भी नमो नमः कहना सीखते हैं और मम नाम कहना सीख रहे हैं, परिचय, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चों से पूरे संस्कृत में फ्लुएंसी का नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को चाहे इंग्लिश पढ़ाओ, चाहे हिंदी पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, पर ऐसा पढ़ाओ कि जो व्यवहार में वो अपना ले। मेरा जो तभी कोई पढ़ाई सफल मानी जाएगी कि अगर वो जी व्यवहार में उसका महत्व ना समझ पाए कि हमें व्यवहार में हमें क्या उपयोग है, गणित का क्या उपयोग है, अगर व्यवहार हम पढ़ रहे हैं गणित तो हम इसका क्या करेंगे पढ़ के, बच्चों को नहीं पता इस चीज का, तो पहले उन्हें ही बताना होता है कि संस्कृत क्यों पढ़ रहे हो या हिंदी क्यों पढ़ रहे हो या गणित क्यों पढ़ रहे हो। तो मैंने संस्कृत पढ़ना उन्हें बताया कि संस्कृत से आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी भाषा में स्पष्टता आती है और साथ ही साथ आप जब बड़े बोलोगे, कहीं कुछ बात कहीं आपने कुछ पढ़ा तो उसको समझोगे, तो इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस अभियान की बात करें तो आपने अभियान कब शुरुआत की थी आपने इसकी? ये मैं प्रारंभ से, क्योंकि संस्कृत मुझे प्रिय है, तो जब बच्चों की कक्षा ये 3 से नहीं, मैं जो जो आपने अभियान आपने चलाया हुआ है, जो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर जो आपने जो मतलब जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो आप लगातार उनके पेरेंट्स को समझाते आ रही हैं, ये आपने कितने साल हो गए इसको अभियान को चलाए? ये मैंने अपने प्रारंभ से ही किया है। 2009 में मेरी जब जॉब लगी थी और उसके बाद में मैं यहाँ अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद आई हूँ, तो 2013 तो में मैं यहाँ इस विद्यालय जी, में आई, तो यहाँ तो पर भी क्या मैंने जी, ये जारी रखा है। तो रेणु जी 11 साल पहले की बात करें, मतलब लगभग 10-11 साल हो चुके हैं जब आपने शुरू किया था, तब 10 साल पहले और आज की कितना अंतर आ गया? अंतर बहुत कुछ आ गया है क्योंकि अवेयरनेस अब ज्यादा फैल गई है। आप देखिए कि मीडिया जो है वो हर जगह पहुंच चुका है, तो कोई भी बात होती है तो उन तक पहुंच जाती है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में बताना ये हमारा काम है, तो उसका काम हम उसका काम करते रहे हैं। बिल्कुल। तमाम कमेंट्स भी एक बार ले लेते हैं। शशांक कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े, उन्होंने कमेंट किया है, कांग्रेचुलेशन किया है आपको। और डॉक्टर अकीब मली भी हमारे साथ हैं। आपको न्यूज की तरफ से भी आपने जो कदम उठाया वो बेहद प्रशंसनीय है। मोती चंद गौतम हमारे साथ जुड़े। शादाब सैफी ने भी मुबारकबाद लिखा है। तुषार जाट ने भी कमेंट किया है। सिकंदर खान, तो लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, लगातार हमारे जो दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं।
आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए, या उस लड़की के सास ससुर के लिए, ससुराल के लिए, या खास करके हस्बैंड के लिए जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनके लिए? मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी बच्ची में कोई पोटेंशियल है, कुछ करना चाहती है, तो उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि यदि आपका सपोर्ट उसे मिलेगा तो वो एक पौधे की तरह होती है। अगर पौधे को सही खाद, पानी और धूप मिले तो वह जरूर विकसित होकर के एक दिन आपको ऐसी महकदार वृक्ष के रूप में, आपके सामने फलदार वृक्ष के रूप में आपका नाम रोशन करेगी। बस थोड़ी सी जरूरत है उस पौधे को थोड़ा सा सहारा देने की। तो आप उस पौधे को थोड़ा सा सहारा दीजिए और फिर वो आपके लिए एक सहारा बन जाएगी और आपका नाम बहुत ऊंचा पहुंचाएगी। मैं जी आप सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर रेणु देवी जी, जो आपने अपनी बात रखी है और जागरूकता के लिए जो आप कदम उठा रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2019 के जो राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आपको नवाजा जाएगा जल्दी, उसके लिए ई हापुनिस की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आपके बारे में बता दें जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं कि डॉक्टर रेणु देवी जो हैं गांव नवादा के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका भी है। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है और लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जा जाकर जो बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनको, उनके पेरेंट्स को लगातार समझा रही हैं और पिछले लगभग 11 सालों से इस जो है कार्य को कर रही हैं। अभियान छेड़ा हुआ है इन्होंने, अभियान चलाया हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर रेणु देवी जो है बचपन से ही काफी मेधावी रही हैं। इनको 10th में उन्होंने टॉप किया, 12th में टॉप किया, 2017 में जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया, 2018 में उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान से भी नवाजा गया, 2019 में राज्य अध्यापक पुरस्कार से इनको नवाजा जल्द ही जाएगा, 2019 का जो राज्य अध्यापक पुरस्कार है। और आप कुछ और कहना चाहते हो? मैंने कुछ छोड़ दिया आपके बारे में तो वो भी बता सकती हैं। लेखन में मेरी रुचि रहती है और इस समय मैं जो राज्य स्तरीय काव्य संगोष्ठी परवाज है उसमें मैं संपादक के रूप में और संयोजक मंडल की सदस्य हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सच में मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ जो लेखन में है, लेखन में रुचि रखते हैं, कि वो अपनी रुचि को बनाए रखें और लिखते रहें और कभी ना कभी आपकी उस प्रतिभा को प्रकाशन का जो है मंच अवश्य मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी एक पुस्तक जल्द ही प्रकाशित होने जा रही है। साथ ही साथ जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, राज्य स्तर पर भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मतलब तो इसी लिए मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ कि लिखना मेरा बचपन से ही शौक रहा है, पर कभी सोचा नहीं था इस चीज के बारे में कि प्रकाशन भी हो जाएगा और प्रकाशन के बाद में इतनी प्रशंसा भी मिलेगी। तो इसी ये मेरी जो व्यक्तिगत है कि मेरे मन की बातें अब प्रकाशन में भी आने लगी हैं। और थोड़ा सा कुछ भूल गई हैं आप अपने बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, सबको बताता हूँ। कॉलेज में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, प्रतियोगिता, उसमें आपको मिस गिन्नी देवी चुना गया था। और जी 2000 की बात करें तो जनपद गाजियाबाद से 13 यूपी गर्ल बटालियन की एकमात्र कैडेट के रूप में ऑल इंडिया कैंप आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप आप किया गया। तो ये सब भी आप चाहे बता सकती हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके बारे में जो मिस गिन्नी प्रतियोगिता हुई थी इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मतलब वही चीज की अगर फैमिली से सपोर्ट मिलता है और नहीं भी मिले, तो अगर आपके अंदर खुद के अंदर जज्बा है किसी चीज को करने का, मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी क्योंकि मुझे अवसर मिला है। एक्चुअली हमारे घर में पापा ने परमिशन इस बात की दे दी थी कि पढ़ लो, चलो ठीक है, मम्मी के इंसिस्ट करने पर पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात की परमिशन एक बार भी नहीं दी कि किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करे। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं सुनूं ऐसी बात। पढ़ा सिर्फ स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, ये शर्त थी पढ़ाई की। लेकिन मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि जब मैडम मेरा नाम प्रतियोगिता में दे रही हैं तो फिर मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं। तो बस मम्मी को बता दिया, मम्मी मुझे इसमें जाना है, पार्टिसिपेट करना है और ये फीस जाएगी। तो बस फिर मम्मी पापा को थोड़ा कहती थी कि एक प्रतियोगिता में ले लेने दो ना, पार्टिसिपेट कर लेने दो,
क्या हो गया। तो इस प्रकार कर करके, और मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वहां से सपोर्ट फैमिली से नहीं मिल रहा है तो उन्होंने सपोर्ट स्कूल से शुरू किया। कॉलेज में अपने आप ही नाम दे दिया और फिर वहीं की वहीं अपनी ड्रेस वगैरह जो भी है हमारी टीचर्स ने कि कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान ना हो। मैंने कह दिया मैम घर से कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई आप कहें कि घर से जाकर के कोई यूनिफॉर्म वगैरह ले आओ, अपना ये लाना है वो लाना है, कुछ नहीं मिलेगा। तो कि कोई बात नहीं है, हम करेंगे। तो उन्होंने वहां से इंतजाम किया और इस प्रकार मैंने हर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। और मिस गिन्नी प्रतियोगिता का तो पापा को जब ही पता चला, जब मैं रात को वो पहन करके और ये जो उनके सामने गई और पापा आंख खोल के ये कह रहे, मिस गिन्नी कब पार्टिसिपेट कर लिया और कब बन गई। ये तो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़े मेमोरेबल है कि बिना किसी सपोर्ट के, बस मम्मी का ये था कि मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट मैं मानती हूँ कि होना जरूरी है। किसी ना किसी का सपोर्ट अगर होता है घर में तो वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एनसीसी में आरडीसी जो कैंप किया था उसमें भी जब मेरा सिलेक्शन होता चला गया एक के बाद 5 महीने में पूरे घर से बाहर रही हूँ। और फिर पापा बहुत इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए, पापा बहुत खुश हुए कि पूरे गाजियाबाद जिले से लड़के और लड़कियां दोनों ही थी उसमें हमारे बटालियन में, मतलब गर्ल्स में हमारी 13 यूपी गर्ल्स बटालियन थी और बाकी बॉयज भी थे उसमें कंपटीशन में। लेकिन सबको पछाड़ करके एकमात्र पूरे गाजियाबाद जिले से मेरा चयन हुआ। इसके लिए पापा का भी सीना गर्व से फूल गया और तब से मतलब पापा भी हर बात में मेरा सपोर्ट करने लगे। और आज पापा मम्मी को इस बात पर गर्व होता है और बहुत खुश हैं आज पापा और मम्मी इस मेरी इस उपलब्धि पर भी बहुत। और जो दर्शक है हमारे वो भी बेहद खुश हैं इस उपलब्धि पर। अंशु अनिल अग्रवाल ने कमेंट किया है, सीमा आर्य हैं और कृष्ण बिसारिया हैं और तमाम और भी दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया। हम जिसका कमेंट नहीं पढ़ पाए उससे माफी चाहेंगे। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी आखिरी से? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का स्नेहिल आशीर्वाद और आपका ये प्यार ही है, जो आपकी ये दुआएं ही हैं जिन्होंने मुझे ये उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। क्योंकि दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, प्यार बहुत जरूरी होता है। मैं आप सभी से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हे शारदे माँ मुझे अपने चरणों में स्थान दे और मैं आप सभी मित्रों से ये चाहूंगी कि आप मुझे अपने हृदय में स्थान दें। कभी भी मुझे अपने हृदय से ना निकालें। बस तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु देवी, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी और राज्य स्तरीय अध्यापक सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में एक नाम और मैं रह गया है जो मेरी बिल्कुल जिसने मुझे ये उपलब्धि नहीं होती अगर वो नहीं होते, जो हमारी वर्तमान हमारी खंड शिक्षा हमारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमती अर्चना गुप्ता, उन्होंने ही मुझे सबसे पहले ये फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया और उनको लगा कि हाँ ये रेनू कर सकती है ऐसा, तो उन्होंने फॉर्म भरने के लिए मुझसे कहा। अगर वो ना कहती तो शायद मैं नहीं भरती, क्योंकि मैंने लास्ट डेट तक फॉर्म भरा नहीं था 30 तक। उसके बाद में जब डेट एक्सटेंड हुई है तब मैंने उसके बाद में भरा, तो उनके लिए उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। तो मैं स्पेशली थैंक्स उनको कहूंगी। और इसके बाद में मैं नाम लेना चाहूंगी, मेरी फ्रेंड है गीता रानी जो गौतम बुद्ध नगर में है। उसने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तू कर सकती है, तू भर। तो ये बहुत सपोर्ट बहुत जरूरी है। और साथ ही जो मैं आप सभी के जो मेरे शुभ चिंतक हैं सभी ने मुझे आगे आगे मोटिवेट किया है। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, सभी का इसमें पूरा योगदान रहा है। हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए, डिमोटिवेट नहीं होने दिया, कभी हार नहीं मानने दी, कहा कि नहीं यू कैन डू इट। तो ये सब ऑल क्रेडिट गोज टू देम ऑल, मेरे पूरे स्टाफ का सबका बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा जनपद जो है आप पर गर्व करता है, पूरा प्रदेश आप पर गर्व करता है। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर रेणु देवी। उनके बारे में आपको बता दें कि पिछले लगभग 11 सालों का अनुभव है शिक्षा क्षेत्र में उनको, और उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और ये आपको इसकी तरफ से उनको डॉक्टर रेणु देवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में, आप कमेंट करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।